नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, प्रदेश भर में बारिश पूरे जोरों पर है। ऐसे में खेतों में पानी का भरना स्वाभाविक है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है खेतों से पानी का निकास और साथ ही कपास में कीट नियंत्रण और उसकी रोकथाम कैसे की जाए, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो आइए किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। 102 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुवाई, खेतों में जमा पानी बाहर निकालें, धान में खरपतवार प्रबंधन, खरपतवार नाशकों के उपयोग में सावधानियां, सोयाबीन के पीला मोजेक रोग की रोकथाम। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। कहीं कहीं अत्यधिक बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। इस समय मालवा, निमाड़, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र एवं चंबल संभाग में बोई गई फसलों की स्थिति बेहतर है। धान उत्पादक क्षेत्रों में धान की बुवाई एवं रोपाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। सोयाबीन, कपास एवं खरीफ की अन्य फसलों में बढ़वार संतोषजनक है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश में 102 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है, जो इस वर्ष के लक्ष्य का 80% से अधिक है। गत वर्ष समान अवधि में 84 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस वर्ष 125 लाख 92 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलें बोने का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ फसलों में सबसे अधिक बोनी सोयाबीन की 56 लाख हेक्टेयर में की गई है। विगत दिनों हुई तेज बारिश से सोयाबीन के जिन खेतों में पानी जमा है, उन खेतों में सोयाबीन फसल में नुकसान का अंदेशा हो गया है। ऐसे में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपने खेतों से पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। 15 कतारों के बाद एक नाली बनाएं, जिन्हें मुख्य नाली से जोड़कर जल निकास की व्यवस्था करें। जड़ गलन व पद गलन रोगों की रोकथाम के लिए 300 ml हेक्साकोनाजोल 5% तक एसी या 300 ग्राम कार्बेंडाइजिम 12% मेनकोजेब 63% तक प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़कें। फसलों के कीटों की सतत निगरानी बनाए रखें। विभिन्न पद्धतियों से की गई बोनी से फसल में खरपतवार प्रबंधन के उपाय: बुवाई के 3 से 4 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर या पेंटामेथिलीन 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व का छिड़काव करें। बुवाई के 30 से 35 दिन बाद कतारों के बीच पतले हल के द्वारा जुताई करें या हाथ से निदाई करें। धान का अंकुरण होने के 14 से 20 दिन के बाद यदि सांवा या सकरी पत्ती वाली खरपतवार का प्रकोप अधिक हो तो फिनॉक्सीप्रॉप 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर या साइहेलोफॉफ 80 ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें। खरपतवार नाशक छिड़काव के लिए फ्लैट जेट नोजल का ही प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नाशक के अच्छे परिणाम हेतु 600 से 700 लीटर पानी की मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। खरपतवार नाशकों का प्रयोग फसल की उचित अवस्था पर ही करें। खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते समय साफ आसमान का भी ध्यान रखें। खरपतवार नाशकों का चुनाव खरपतवार के अनुसार करें एवं समान चाल से छिड़काव करें। खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते समय मुंह पर कपड़ा बांधें तथा हाथ में दस्ताने पहनें। सोयाबीन के रोग से पीला मोजेक एवं अत्यधिक हानिकारक रोग है। पत्ती पर गहरे पीले रंग के कुछ विचित्र चितकबरे धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि आकार में बढ़कर आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार पूरी पत्ती पीली हो जाती है। रोग ग्रसित पौधे देर से परिपक्व होते हैं तथा इन पौधों में फूल और फलियां स्वस्थ पौधों की अपेक्षा कम लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित पौधों को शुरू में ही उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और यह एक लंबी अवधि की फसल होती है। इस फसल को विशेष रूप से लंबा कार्यकाल लगता है। ऐसे में इसमें विशेष प्रकार से बीमारियां, रोग, कीट पनपते रहते हैं और इस फसल को विशेष रूप से इन कीटों को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में इनका रोकथाम कैसे की जाए, आज ही इसी विषय पर हम अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश परसाई जी से बातचीत करेंगे और कीट नियंत्रण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, राम राम। जहाँ तक आप जानते हैं कि कपास की फसल इन दिनों आपके खेतों में खड़ी हुई है और सामान्य रूप से पिछले 10-12 वर्षों से आप अपने क्षेत्र में जो है बीटी कपास की किस्में लगा रहे हैं। जहाँ तक बीटी कपास में कीट समस्याओं का प्रश्न है, बीटी कपास में केवल एक प्रकार की कीट समस्याएं हम सामान्य रूप से देखते हैं और वो है आपकी रस चूसने वाले कीड़ों की समस्या। बीटी कपास के आने से इल्लियों की समस्या जो है सामान्य रूप से उससे हमारे किसानों को निजात मिल चुकी है और इल्लियों की समस्या जो है आरंभ से लेकर के अंत तक हमारी फसल में नहीं दिखाई देती है। लेकिन रस चूसने वाले कीड़े जो हैं हमारी फसल में अंकुरण से लेकर के और कपास की अंतिम चुनाई तक ये निश्चित रूप से किसानों के लिए एक मुश्किल भरा काम होता है इनका नियंत्रण करना। विशेष रूप से 2 कीड़ों की समस्या हमारे प्रदेश में सामान्य रूप से कपास की फसल में बहुतायत में दिखाई देती है, जिनमें एक हरा मच्छर या फुदका है और दूसरा जो है आपका सफ़ेद मक्खी कीड़ा। हम अब आपसे बातचीत करते हैं इन सभी कीटों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले मैं हरा मच्छर के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। हरा मच्छर, जैसा कि आप जानते हैं और इसको अच्छी तरह से परिचित हैं कि हरे रंग का होता है, पतवार नुमा इसका शरीर होता है और पंखों पर काले जो धब्बे होते हैं बीच में अगले पंखों पर, ये दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहचान इसके शिशु और वयस्क की है कि ये पौधे की सतह पर तिरछे भागते हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही सक्रिय या चंचल प्रकृति का ये कीट होता है और फसल के आरंभ से ही इसका प्रकोप हो जाता है और आरंभ से ही इसके शिशु और वयस्क जो हैं पत्तियों की निचली सतह पर रह करके और रसपान करने का काम करते हैं। इस रसपान के कारण जो है हमारी पत्तियां धीरे धीरे लाल भूरी होने लगती हैं और मुरझा करके और नीचे की ओर सिकुड़ने लगती हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो कीट आपकी फसल में दिखाई देता है बहुतायत में, वो है सफ़ेद मक्खी नाम का कीट। सफ़ेद मक्खी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सफ़ेद दूधिया सफ़ेद रंग की होती है, इसके शिशु और वयस्क और आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। ये भी फुदका कीट के समान ही बड़ी चंचल प्रकृति की ये कीट होती है और पत्तियों को या पौधों के साथ जरा सी भी यदि छेड़छाड़ होती है तो ये बहुत ही बहुतायत में उड़ती हुई इसकी मक्खी जो है सफ़ेद मक्खी दिखाई देती है। ये भी रस चूसने वाला कीड़ा है और इसके भी शिशु और वयस्क अवस्थाएं हमारी फसल के लिए नुकसान का कारण बनती हैं और ये सामान्य रूप से पत्तियों की निचली सतह पर रह करके और पत्तियों से रसपान करती हैं। इसके कारण पत्तियां मुरझाने लगती हैं, पीली पड़ करके और सिकुड़ने लगती हैं और फिर लाल भूरापन इसमें पत्तियों में आने लगता है। सफ़ेद मक्खी कीट के साथ एक चीज़ और है
कि इसके शिशु और वयस्क जहाँ पर अपना पोषण प्राप्त करते हैं वहाँ मीठा चिपचिपा पदार्थ जिसे हम मधुरस के नाम से जानते हैं वो भी स्त्रावित करते हैं, और इस मधुरस के स्त्राव के कारण जो है पौधों की सतह पर कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि काली फफूंद जो है उसका विकास होने लगता है, और काली फफूंद के विकास के कारण जो है पत्तियों पर जमाव के कारण उसके भोजन निर्माण की प्रक्रिया, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में प्रकाश संश्लेषण का नाम देते हैं, इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके कारण पौधे की बढ़वार प्रभावित हो जाती है। जहाँ तक सफ़ेद मक्खी का प्रश्न है, ये हमें परिमाणात्मक रूप से तो नुकसान पहुँचाता ही है, साथ साथ ही ये रसपान करता है, छोड़ता है मधुरस। इसके कारण हमारा गुणात्मक ह्रास भी कपास की गुणवत्ता में होता है। इस प्रकार से ये कीट कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद माहो नामक कीट भी कपास की फसल में दिखाई देता है। काले भूरे रंग के अत्यंत छोटे इसके शिशु और वयस्क होते हैं, और ये जो है सफ़ेद मक्खी और फुदका के विपरीत इसकी प्रकृति होती है। ये बिल्कुल सुस्त प्रकृति का कीट होता है, और सामान्य रूप से पत्तियों की निचली सतह पर ये चिपका हुआ बैठा हुआ दिखाई देता है, और एक पत्ती के नीचे अनेक तादाद में, सैकड़ों तादाद में माहो के शिशु और वयस्क दिखाई देते हैं, और ये भी रसपान करके और हमारी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी सफ़ेद मक्खी के समान मधुरस का स्त्राव करते हैं, और मधुरस के छोड़ने के कारण कुछ समय बाद काली फफूंद का विकास होने लगता है, और काली फफूंद के विकास के कारण पौधों की जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके बाद एक कीड़ा आता है तेला नाम का। तेला अत्यंत चंचल प्रकृति का होता है, और इसका रंग जो होता है काला भूरा रंग होता है, और लगभग 1 मिलीमीटर इसका आकार होता है, यानी अत्यंत सूक्ष्म आकार का कीट होता है। ये भी पत्तियों से हरे पदार्थ को खुरच करके और रसपान करके नुकसान करता है। ये कीड़ा भी कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। सामान्य रूप से वर्षा यदि लंबे समय तक नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में इसके प्रकोप के अधिक दिखाई देने की संभावना होती है। इसके बाद मिलीबग नाम का एक कीड़ा भी पिछले वर्षों में हमारी कपास की फसल में दिखाई देना आरंभ हुआ है। ये भी दूधिया सफ़ेद रंग का सफ़ेद और सुस्त प्रकृति का कीट होता है। ये सामान्य रूप से फफूंद के समान दिखाई देता है, पत्तियों पर चिपका हुआ या घेंटों पर चिपका हुआ ये दिखाई देता है। ये भी पत्तियों से, घेंटों से और पौधे के विभिन्न कोमल भागों से रसपान करता है। साथ साथ ही ये भी मधुरस का स्त्राव करता है, जिसके कारण पौधों में जो है काली फफूंद विकसित होती है पत्तियों की सतह पर, और उनके भोजन निर्माण की प्रक्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक कीड़ा और कपास की फसल में बाद में आता है, हालांकि वो घेंटे जब लगना शुरू होते हैं कपास का लाल मतकुड़ लाल रंग का होता है, और ये घेंटों से रसपान करके नुकसान करता है। इसके कारण घेंटों से जो है रस निचोड़ लिए जाने के कारण उसमें जो है परिमाणात्मक हमारा कपास की उपज जो है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ साथ ही ये घेंटों पर फफूंद और जीवाणु जो है उसको भी छोड़ता है घेंटों पर, जिसके कारण उसमें जो रुई है वो बदरंगी हो जाती है और उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। जहाँ तक इन कीटों के नियंत्रण का प्रश्न है, किसान भाइयों को इन कीटों के लिए विविध मोर्चों से लड़ाई करने की आवश्यकता है। सबसे पहले किसान भाई इन कीटों का यदि प्रकोप है तो वो अपने खेतों में चिपचिपे प्रपंच लगाएं। चिपचिपे प्रपंच वे आसानी से तैयार कर सकते हैं। किसान भाई अपने खेत में लोहे या टीन का एक टपरा लेकर के और उसमें चिपकने वाला तेल कोई लेपन कर दें और उससे चिपचिपा पदार्थ बनाएं। सबसे पहले उपयोग की बारी आए तो नीम तेल का उपयोग करें। इसके बाद नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर इस अनुपात में घोल करके इसके छिड़काव से इन कीटों के नियंत्रण की व्यवस्था करें। और यदि नीम तेल से भी ये कीट नियंत्रित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें सर्वांगी कीटनाशकों के उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सर्वांगी कीटनाशकों में सामान्य रूप से हमारे किसानों के जो प्रचलन में हैं वो इमिडाक्लोपिड, थायोमेथेक्साम और एसिटामिप्रिड नाम की दवाइयाँ प्रचलन में हैं। ये दवाएं जो अनुशंसित मात्रा में इनका उपयोग करें, और दवाओं के साथ सावधानी ये रखें कि दवाओं का अनावश्यक रूप से मिलान ना करें और दवाओं को बदल बदल कर के उपयोग करें और अनुशंसित मात्रा का ही उपयोग करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज।
सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, प्रायः खेतों में पानी भर जाने से वर्षा काल में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे में अतिरिक्त पानी का निकास करना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि अतिरिक्त पानी को कैसे निकाला जाए। इसके लिए हमारे साथ उपस्थित हैं रतनदीप सोनी जी, जो आपको ये बताएंगे कि खेतों में से अतिरिक्त पानी का निकास कैसे किया जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि बरसात का ये मौसम है, खरीफ फसलों के ऊपर लगातार वर्षा होने की वजह से जो समस्या आ रही है खेतों में जलमग्नता की, यानी जल भराव की, और यह स्थिति हमारी खरीफ फसलों के लिए ही नहीं वरन रबी की फसलों के लिए भी किसी भी तरह से लाभदायी नहीं है। इसलिए ये आवश्यक है कि खेतों के अंदर जल भराव न होने पाए जहाँ की हमारी फसलें लगी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस खेत में अपन खड़े हैं इसमें मक्के की फसल लगी हुई है, और यह मक्के की फसल पानी के प्रति मतलब अधिक जल भराव के प्रति, जलमग्नता के प्रति अति संवेदनशील फसल है। और यदि खेत में पानी भर रहा है और भले ही हमको सतह पे पानी न दिखे, लेकिन जड़ क्षेत्र में, फसल के जड़ क्षेत्र में यदि पानी भरा हुआ है तो वह हमारी फसल की उपज को घटाएगा, पौधों को सड़ाएगा और उनका पूरा जीवन नहीं होने पाएगा। जड़ें पौधों की पानी अवशोषित नहीं कर पाती, पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाती हैं, और उनके लिए जो जड़ों के लिए श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसके कारण पौधों की जो क्रियाएं हैं वह बाधित होती हैं और पौधा पीला पड़ने लगता है। फिर ज़्यादा दिन पानी भरा हो जाता है, जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा इस तरह से मर जाता है। इस तरह से जल भराव को रोकने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। जैसे सतह में जल भरा हुआ है तो उसके निकालने के लिए सतही जल निकास की व्यवस्था है, और वह यंत्र ट्रैक्टर चलित है जिसे डीचर के नाम से जानते हैं, और वह यंत्र का उपयोग करके हम सतह के पानी को निकाल सकते हैं। लेकिन सतह का निकला हुआ पानी और जड़ क्षेत्र में भरा हुआ पानी उतना ही नुकसानदायक होता है जितना सतह में भरा हुआ पानी। इसलिए अधो सतही जल निकास के लिए जो स्थायी व्यवस्था है उसको अंग्रेजी में सब सरफेस ड्रेनेज कहते हैं, और यह अधो सतही जल निकास करने के लिए जिन खेतों में जल भराव होता है उन खेतों में 12 से 15 मीटर की अंतराल में 1 मीटर गहरी नाली खोलने के बाद उसके अंदर छिद्रित पाइप, परफोरेटेड पाइप आते हैं, उन पाइपों को डाला जाता है, और इस सब सरफेस ड्रेनेज का प्रयोग इस खेत में किया गया है। इस खेत को देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें जल भराव होता है, और हमारे इस खेत में जल भराव जो हो रहा है उसका जल निकास भी हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। और इस जल निकास को करने के लिए पूरे खेत में 15 मीटर 12 से 15 मीटर की दूरी पर ढाल के अनुरूप दिशा में हमने अंतः नाली डाल रखी है, सब सरफेस ड्रेनेज नाली है, और उन नालियों को ये संप वेल जो आपको दिख रहा है सामने, जो 2.5 मीटर गहरा है और करीब 1.5 मीटर चौड़ा व्यास का बना हुआ है, इसके अंदर पूरे खेत का पानी रिस के छिद्रित पाइप के माध्यम से इस संप वेल में आता है, और उसी पानी को हम मोटर के द्वारा जो सतही जल निकास की नाली बनी हुई है उसमें हम गिरा देते हैं पानी को। तो हमारे इस खेत के अंदर
फसल के जड़ क्षेत्र में पानी का भराव नहीं होने पाता है। इस चीज़ को हम मेंटेन करके चलते हैं तो हमारी खरीफ की फसल सुचारू रूप से ली जा सकती है। इस खेत में पूर्व में मक्का, अरहर, सोयाबीन की फसलें भी खरीफ में ली गई हैं और इनके इस उपचारित प्रयोग में, जो जल निकास के प्रयोग में करने से हमारा जो लाभ है प्रति हेक्टर में उपज के रूप में लगभग 1.5 से दुगना उपज प्राप्त होती है और उसका बाजार भाव मिलता है। साथ ही जो रबी की फसल है इस खेत में जो होती है उसमें भी उपज में अंतर आता है। किसकी तुलना में? जिस खेत में जल निकास की व्यवस्था नहीं की गई है उसकी तुलना में। तो किसान भाइयों, इस तकनीक को अपनाना चाहिए और इस तकनीक को अपनाने की व्यवस्था हमें अधोसतही कर रहे हैं तो गर्मी के दिनों में व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सतही जल निकास की व्यवस्था बनानी है तो उसके लिए यंत्र ट्रैक्टर द्वारा चलाया जाता है। वह यंत्र फसल की बोनी के तुरंत बाद किया जाता है और ये सतही जल निकास की जो नाली बनाई जाती है 20-20 मीटर की दूरी बनाई जाती है और 50 मीटर की लंबाई तक रखें, उसके बाद आड़ी लाइन बना दें। इस तरह से करके हम सतही जल निकास की व्यवस्था कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिना जल निकास के जितना खेती के लिए पानी आवश्यक है, लेकिन पानी की अधिकता खेती के लिए उतनी ही नुकसानदायक है। तो भूमि के अंदर भूमि की जल धारण क्षमता के अनुरूप ही जल प्रबंधन की व्यवस्था करना ही हमारी खेती के लिए सार्थक है, लाभदायक है। और इसमें जो सतही जल निकास के लिए जो डीचर चलाया जाता है ट्रैक्टर चलने वाला, इसका जो व्यय आता है लगभग 750 रुपये प्रति हेक्टर आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। लेकिन अधोसतही जल निकास की व्यवस्था यदि स्थायी रूप से करना है तो उसके लिए खर्चा लगभग 60 से 70 हज़ार रुपया प्रति हेक्टर आता है और इसका व्यय 6 सालों में वसूल हो जाता है। और इस व्यवस्था का जो जीवन है न्यूनतम 15 वर्ष है। तो बाकी आगे आने वाली फसल, रबी की फसल अच्छी होगी, खरीफ की फसल अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, इस तकनीक को हम अपनाएं और निरंतर लाभ लें। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आज का हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको विशेष रूप से पसंद आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। यदि आप अपने सुझाव या पत्र व्यवहार हमसे करना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे खेती से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।